नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज के सोशल मीडिया के फैक्ट न्यूज़ हैं उन सब के बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कि मोदी ने RSS की तारीफ़ की तो बरपा हंगामा, विपक्ष ने लगाए काफ़ी गंभीर आरोप। और जो दूसरी खबर वो ये कि राहुल गांधी और खड़गे लाल किले क्यों नहीं गए, बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने दिया जवाब। वही जो तीसरी खबर है वो ये कि वो है क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में जो अब निकाय चुनाव होंगे उसमें शिवसेना और राज ठाकरे दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना UBT और राज ठाकरे साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ ही शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 103 मिनट लंबी अपनी स्पीच दी और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे लंबी स्पीच है क्योंकि 103 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से RSS की तारीफ़ की और RSS की तारीफ़ के बाद अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे और देश के प्रधानमंत्री पे हमलावर हो गई है। उसका कहना है कि अब देश जो है वो RSS चला रही है। इसी को लेकर के काफ़ी जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके बयान भी सामने हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी की कुर्सी मोहन भागवत की कृपा पर टिकी है। लाल किले से RSS की तारीफ़ करके उन्होंने भागवत को खुश करने की कोशिश की है। वहीं MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मोदी को RSS की तारीफ़ करनी थी तो नागपुर जाकर करते। संघ की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। लाल किले से इसकी तारीफ़ करके मोदी ने गलत परंपरा शुरू की है। देखिए, अगर हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल झंडारोहण किया। उसके बाद से देश के लाल किले से जिस तरह से उन्होंने कल अपनी स्पीच दी, उनकी स्पीच लगभग 1 घंटे 3 मिनट की रही। अभी तक की सबसे लंबी उनकी स्पीच मानी जाती है। हालांकि हमने देखा कि जब इस बार मानसून सत्र शुरू हुआ उस वक्त भी उनकी लंबी सबसे स्पीच रही 103 मिनट की 103 मिनट की रही इस बार की। अगर हम संसद की बात करें तो इस बार भी उनकी जो स्पीच है सबसे लंबी रही, लेकिन उसके बाद से उन्होंने मीडिया का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज कल जिस तरह से 1 घंटे 3 मिनट की उन्होंने स्पीच दी उसके बाद से उन्होंने जो उसमें बयानबाजी की उसमें ये कहा गया कि उन्होंने GST का भी जिक्र किया। खुद हमने देखा कि GST के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाओं का भी उन्होंने लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो युवा हैं उनकी हम देश हित में काम चाहते हैं और कई तरह की उन्होंने बयानबाजी की। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे अहम प्रमुख रहा RSS को लेकर, जिस तरह से RSS को उन्होंने NGO करार दिया उसके बाद से जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने वाले हैं और ठीक उससे पहले मोहन भागवत का भी बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि 75 साल बाद आदमी को अपनी जो पद है वो छोड़ देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस साल 75 साल के होने वाले हैं। तो कुछ लोगों का ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मोहन भागवत को RSS को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिया है उन्होंने। हालांकि वो भी लाल किले से, अगर हम RSS की बात करें तो RSS पे भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। RSS खुद को एक बैन भी किया जा चुका है। लेकिन कल जिस तरह से लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया उससे यह साफ जाहिर होता है कि या तो प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री RSS के लिए इसलिए बयानबाजी करना चाहते हैं कि RSS को बताना चाहते हैं कि अभी हम प्रमुख हैं और अगर हम चाहें तो RSS चर्चा में शामिल हो सकता है, वो डिबेट में उसको शामिल किया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी देश में जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे से भटकाने के लिए, ताकि ये सब चीज़ें फिर डिबेट में या सुर्खियों में ना लाया जा सके, इसीलिए उन्होंने RSS का जिक्र किया। और साफ तौर पर जब RSS मोहन भागवत की बात होगी तो इस पर लंबे लंबे शो किए जाएंगे, लंबी लंबी डिबेट होगी और इसकी आड़ में SIR की हम बात करें या फिर वोट चोरी की बात करें, इसको ढक दिया जाएगा। वही अगर हम इन स्पीचों की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खंडन किया। उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सवाल ये किया है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS का महिमा मंडन करना आज़ादी की लड़ाई का अपमान है। क्योंकि आमतौर पर अगर हम देखें तो RSS पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो आज़ादी के वक्त वो देश के साथ नहीं थे, शुरू से ही उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी थी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका जिक्र किया। आगे उन्होंने लिखा है कि RSS और इसके वैचारिक सहयोगी ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कभी भी आज़ादी संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने महात्मा गांधी से उतनी ही नफरत की जितना उन्होंने कभी अंग्रेज़ों से उनका विरोध नहीं किया।
आगे उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जाकर एक स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लाल किले से यह ऐसा क्यों करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि चीन आज भी हमारा सबसे बड़ा बाहरी खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा भीतर ही मौजूद है, और वही नफरत और बंटवारा है जो आरएसएस यानी संघ परिवार फैलाता है। तो अगर हम अवैसी की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि बॉर्डर उस पार जिस तरह से चाइना हमारा काफ़ी बड़ा दुश्मन है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुश्मन हमारे देश में भी है, और उन्होंने आरएसएस पे तंज कसा है। क्योंकि अगर हम आरएसएस की बात करें तो अभी ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से इस देश को बीजेपी कम और आरएसएस ज़्यादा चला रही है। हमने कई ऐसे बयान भी देखे, खुद बीजेपी के सांसद के बयान देखा गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें असल आज़ादी 2014 के बाद मिली थी। कुछ लोगों का तो वीडियो ये वायरल हुआ था कि आज़ादी जो है हमें लीज पे मिली है। तो तमाम तरह के ऐसे बयान सामने आए, लेकिन कल जिस तरह से पूरा देश एक आज़ादी में आज़ादी का जश्न मना रहा था, पूरे खुशी में झूम रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो देश के असल इशूज हैं उस पर बात ना करके जिस तरह से उन्होंने कल आरएसएस का महिमामंडन किया है, उन्होंने उसकी तारीफ की है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है या तो बीजेपी खुद आरएसएस से सब कुछ ठीक करना चाहती है, या फिर मोदी खुद आरएसएस को ये संकेत देना चाहते हैं कि अभी भी हमारे अंडर में सब कुछ है और हम जो चाहेंगे वही करेंगे। वही अगर हम विपक्ष की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से जहाँ पे हिंसा हो रही है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों पे बखान कर रहे हैं जिससे इस देश से कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने भी बोला कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आरएसएस का महिमामंडन किया, उससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, बट अचानक अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री स्वयंसेवक संघ के ऑफिस भी गए थे नागपुर, और उसके बाद फिर जो उसके प्रमुख हैं उनका ये बयान सामने आया था कि अब 75 के बाद जो है आपको तारीफ़ नहीं, आपको थोड़ा साइड हट जाना चाहिए। लेकिन फिर कल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ़ की, तो उससे यही नज़र आ रहा है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग उनसे कुर्सी छुड़ाने के लिए दबाव डालेंगे तो वो उनकी तारीफ़ करके उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने ये भी देखा है कि बीजेपी की जहाँ भी गवर्नमेंट है, या हम केंद्र सरकार की बात करें, तो जो मेन मुद्दे होते हैं, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देते हैं। तो इस बार उन्होंने आरएसएस का महिमामंडल करके उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कल और जितने भी लोग हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सब अभी भी वोट चोरी और एसआईआर पे अड़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा है और ये चीज़ें ठीक है, आती जाती रहेंगी, इस पर हम बहस करते रहेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उस पर हम अड़े रहेंगे। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो कल देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है, जिसमें 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी शुरू करेंगे। इस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवाओं को, मतलब निजी से क्षेत्र में लाइक प्राइवेट जो है कॉरपोरेट जो नौकरी हो उनमें उसमें करने वालों को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, और नौकरी देने वाली कंपनी को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब आप एक तरह से देखें तो यहाँ पे निजी जो कंपनियाँ होती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियाँ जो होती हैं, उसको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, और वहाँ जो काम करने वाले उनको 15,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और ये ख़ास तौर पर निजी क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मतलब आप सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़िए, आप प्राइवेट जॉब कीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो आपको 15,000 रुपये महीना मिलेगा, और जो कंपनी आपको जॉब दे रही है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब उसको पब्लिसिटी मिलेगी, वहाँ पे और लोग काम करने आएंगे। शायद जिस तरह 15,000 रुपये देने की बात की गई, एक टाइम पे 15 लाख रुपए देने की बात की गई थी, वो अभी तक नहीं आया, बट ये 15,000 रुपये का क्या सीन है? नहीं, अगर हम 15 लाख बनाम 15,000 की बात करें तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। 15 लाख का जो लोगों को एक कह लें कि लेमचूस या चॉकलेट दिया गया था वो तो मिला नहीं, लेकिन वो फ्री का था। लेकिन अभी जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि आज यानी 15 अगस्त से
15,000 रुपये हम उन युवाओं को देंगे जो पहली बार प्राइवेट क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने युवाओं की बात की तो ऐसा लग रहा है कि या पूरे देश को लग रहा है कि सभी युवाओं को मिलेगा, लेकिन इसमें भी कई सारे क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन इसमें हम बता दें कि ये जो योजना है जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है, ये योजना उन युवाओं को मिलेगी, यानी उन कंपनियों को जिनमें EPFO से रजिस्टर्ड कार्ड कर्मचारी शामिल होंगे, यानी इसमें EPFO जो है उससे जो रजिस्टर्ड कर्मचारी होंगे उन्हीं को ये जो योजना है उसका ये लाभ मिलेगा। हम बता दें कि कल जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच दी, भाषण दिया, उसमें उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में इंटर्नशिप की भी बात की, फिर उन्होंने प्राइवेट कंपनी में 15,000 रुपये देने की बात की। तो वही अब सवाल ये खड़ा होने लगा कि जिस तरह से शुरू से ही कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पहले से गवर्नमेंट रह चुके हैं, अब उसको प्राइवेट करके अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, तो क्या देश में अब फिर से मोदी की सरकार में अब युवाओं को ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि आप सारी चीज़ें छोड़ दो, आप गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करो, अब आप प्राइवेट कंपनी जो है उसकी तरफ भागना शुरू करो? क्योंकि लाल किले से देश का प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बयान दिया और उसमें सरकारी नौकरी की बात कम हो और प्राइवेट नौकरी की बात ज़्यादा हो। उसमें यह कहा जाए कि अगर आप प्राइवेट कंपनी की तरफ भागते हैं तो हम आपको 15,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, और आपने उसका नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रखा है। तो आप किस विकसित और किस योजना की बात कर रहे हैं कि जहां पे आप उन युवाओं को सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करने के बजाय आप प्राइवेट कंपनियों की तरफ बात कर रहे हैं? उन्होंने इंटर्नशिप का भी जिक्र किया। यहाँ अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो हर कंपनी इंटर्नशिप कराती है, लेकिन पहली बार देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाने की बजाय उनको इंटर्नशिप की तरफ रुझान करता है। इंटर्नशिप में मानो कि इंटर्नशिप का जो लंचूस है उसको देकर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। आज भी कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं जहां पर दिखाया जा रहा है कि एम्स में अभी भी सीटें खाली हैं, कई ऐसे सरकारी पद है वहां पे सीटें खाली है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट उसकी वैकेंसी निकालने की बजाय जब आप प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप समझे कि अब जो देश का युवा है आप उसको एक तरह से संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अब सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो। क्योंकि यह हमने खुद विपक्ष आरोप लगा रहा है, कल से ही विपक्ष भी लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद सरकारी पद पे हैं, MP MLA खुद जब बैठ के पेंशन खा रहे हैं, उनकी सारी जो फैसिलिटी है वो दी जा रही है, आम नागरिक जो है उसके GST के पैसे से आप AC के कमरों में बंद रह रहे हैं, आप उनके पैसों से अपनी जो चीज़ें वो पूरी कर रहे हैं, तो आप खुद सरकारी लाभ ले लेकिन आप युवाओं को प्राइवेट कंपनियों की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल की स्पीच में उन्होंने GST का भी जिक्र किया। हम देख रहे हैं आमतौर पर कि किस तरह से खाने पीने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पर भी GST लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि GST में भी हम ढील देंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने शर्त दिवाली रखा। दिवाली का हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि आप देश को अगर कोई फायदा देना चाहते हैं तो उसमें राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिक आरोप उसने इसलिए लगाया क्योंकि दिवाली तक बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो अब विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले तो GST बढ़ा दिया, अब उसको कम कराने के नाम पे वो भी दिवाली तक खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में वो देश के हित में काम करते हैं, अगर लगता है कि नहीं इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो जैसे आपने कल युवाओं को लेकर 15,000 रुपये का जिक्र किया, कल से आप GST पे बात करते हैं, कल से हम कम कर रहे हैं, लेकिन आपने उसका एक समय सीमा रख दिया है कि हम दिवाली तक लोगों को खुशखबरी देंगे। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष का ये कहना है कि सारी जो योजना है वो बिहार के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में दिवाली के बाद या दिवाली के समय चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी तारीख नहीं बताई गई है, और उसी बीच एक चीज़ और, एक खबर और आ रही है कि कल यानी 17 तारीख को बीजेपी ने अपने जितने भी मुख्यमंत्री और हैं उन सबको बुलाया दिल्ली में, और एक सर्वदलीय बैठक जो पार्टी की एक बैठक, संगठन बैठक बुलाई गई है, NDA की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अभी वो स्वास्थ्य कारणों से, उनकी जगह पे जिसको आना है उसका नॉमिनेशन होगा। शायद नॉमिनेशन 21 तारीख को शायद हो सकता है, लेकिन कल जो है जो बैठक होगी उसमें शायद उनका नाम अनाउंस किया जाए, और शाम तक आप देखेंगे कि नाम भी वो आई थिंक सामने आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दूसरी खबर की, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता दिवस में शामिल नहीं हुए, समारोह में शामिल नहीं हुए। दोनों नेताओं के शामिल नहीं होने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा है कि मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देश का अपमान करने का एक नया निम्न स्तर छू लिया। मतलब आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ से RSS की तारीफ करते हैं तो वो एक बहुत महान काम करते हैं, लेकिन अगर विपक्ष वहाँ नहीं जाता है, विपक्ष के नेता वहाँ नहीं जाते हैं, तो उन्होंने देश का अपमान किया। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया और ये बताया कि राहुल और खड़गे वहाँ पे क्यों नहीं गए थे। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने कहा है कि
राहुल और क्या बोलते खड़गे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। इसको लेके उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का जो इतिहास रहा है वो ये है कि पिछले 11 साल से वो लाल किले की प्राचीर से एकता की बात करने के बजाय लगातार विपक्ष के ऊपर आक्रमण करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करते हैं। वो भारत की राजनीति में लगातार विभाजन क्रिएट करने की बात करते हैं। कल भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने आरएसएस का बखान किया है कि आरएसएस 100 साल का हो गया और एक सबसे बड़ा एनजीओ है, ये सारी चीज़ें बोली। यही आरएसएस जो है जिस पे बैन लगाया गया था, यही आरएसएस जो है जिसने आज़ादी के टाइम में हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जंग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका सपोर्ट नहीं किया था और अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा देश इतनी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, इसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वहाँ पे आप आरएसएस का बखान करें उस जगह से खड़े होकर और उस दिन खड़े होकर के जिस दिन आपको देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जो है जितना भी उनके बारे में बात की जाए उतना कम है और जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। लेकिन उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आरएसएस का बखान कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता जो है वो वहाँ नहीं पहुँचे, जिससे उन्होंने देश का अपमान किया है। तो अगर ये देश का अपमान है तो कल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी स्पीच दी थी वहाँ पे, उस 103 मिनट की स्पीच में उन्होंने आरएसएस का जो बखान किया था, फिर वो क्या था देश के लिए। देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये भी 103 मिनट का जो भाषण था, जिसको बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अभी तक किसी ने नहीं दिया, इतना बड़ा भाषण है ये, तो ये भी लिखा जाएगा कि इसमें इन्होंने किन किन टॉपिक्स पे बात की थी। एक तो आपने आरएसएस का बखान किया, दूसरा आपने देश में प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, प्राइवेट जो कंपनियां उनके लिए आपने बात की, आपने सरकारी की बात नहीं की। आपने जीएसटी की बात की, जीएसटी जो है आप लागू करेंगे दीपावली के समय, दीपावली के टाइम में बिहार में चुनाव है। ये सारी चीज़ें अगर खोल के देखा जाए तो सिर्फ आपने एक अपनी जिम्मेदारी क्या कहते हैं कि आपने अपने ऊपर से जो चीज़ें चल रही थी वो हटाई हैं और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और आपको देश की जो जनता है उसको जवाब देना होगा कि हमने आरएसएस का बखान वहाँ पे क्यों किया। या फिर जो प्राइवेट जॉब है, आपने सरकारी जॉब की बात क्यों नहीं की। आपने बोला था हम इतना करेंगे, अभी आपने बोला 15,000 रुपये देंगे और 15,000 रुपये देने के लिए भी अभी शायद ने बताया क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया उसमें कि उन लोगों को मिलेंगे। जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से चुनाव आते समय ही आप ये कहते हैं कि इस बार ये हो जाएगा, उस बार वो हो जाएगा, लेकिन चुनाव आने के बाद हम देख रहे हैं दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी काम उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से काम बताए जा रहे थे। जिस तरह से बताया जा रहा था कि महिलाओं को, चाहे वो हम बात करें महाराष्ट्र की, कि महिलाओं को जो है बहिना योजना मिलेगी, उसके तहत पैसे मिलेंगे। पहले 2500 थे, फिर वो 1500 हुए, फिर उसमें कैटेगरी वाइज कर दिया गया कि आपके पास अगर ये चीज़ है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इसका मतलब देश के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप लाल किले इतनी अच्छी जगह से खड़े होकर के लोगों को इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि वो आरएसएस के प्रति लोग अपने बच्चों को भेजें वहाँ पे। और आरएसएस का जो अभी तक का इतिहास रहा है वो आप सबको पता है, कितने सालों तक उन्होंने अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराया था। हिंदुस्तान के तिरंगे के ऊपर उनका तिरंगा लगा हुआ था। इस ऐसी संस्थान को, ऐसे एनजीओ को आप बता रहे हैं कि वो 100 साल का हो गया, सबसे पुराना एनजीओ हो गया। वही एनजीओ, उसी के लोग जिन्होंने जंग आज़ादी में बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाई और उनके अगेंस्ट खड़े होते रहे। शायद जिस तरह से कल बात की गई कि कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी विपक्ष के नेता जो हैं वो वहाँ नहीं पहुँचे, नेता प्रतिपक्ष, उसको लेकर के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो भारत की राजनीति में लगातार विभाजन क्रिएट करने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, जब भी ओपोजिशन कोई भी अगर एलिगेशन लगाए सत्ता पक्ष पे तो उनका एक ही जवाब होता है आमतौर पे कि ये देश हित में नहीं और देश को अपमान करने तो देश हित में क्या है? क्या आप बस आरएसएस का बखान करेंगे? देश हित में क्या है? क्या आप बस वोट चोरी के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं आप उसके बारे में नहीं बताएंगे? देश हित में क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है या सीजीआई जो है वो क्या बोलते हैं बीजेपी के नेताओं के साथ एक चॉपर में सफ़र करेंगे? इसका जवाब तो बेहतर संसद में टीएमसी के जो सांसद है उन्होंने दिया था। लेकिन अगर हम राहुल गांधी पे जो आरोप लगाए गए उससे पहले अगर हम आरएसएस की बात करें, क्योंकि आरएसएस का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से बीजेपी कम और आरएसएस ज़्यादा इस देश को चला रही है। और आरएसएस ही देश को चला रही है, बीजेपी सिर्फ सामने है। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये कहा गया है कि आरएसएस की एक बैठक 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में होने वाली है और ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि देखा गया जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया हिंदुस्तान पर उसके बाद से आरएसएस ने इसका काफ़ी विरोध जताया था। अच्छी बात है, देश के हित में तो आप विरोध जताएं।
लेकिन 19 और 20 अगस्त को जो बैठक होने वाली है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ जो लगाए गए हैं उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। और इस बैठक में जो आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो दिल्ली में इस बैठक में भाग लेंगे। और जो खबर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा के नेता हैं और वो शामिल हो सकते हैं। तो आप समझे कि जब देश में अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है, अतिरिक्त टैरिफ करके 50% कर दिया है, उसके बाद देश भाजपा चला रही है, तो उनको बैठक करने की बजाय, उनको इस पर कोई अगला सख्त कदम उठाने के बजाय बैठक कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जब देश के लाल किले से उन्होंने आरएसएस को एनजीओ करार दिया और उसकी तारीफ की, उसके बाद से 19 और 20 अगस्त को अगर आरएसएस दिल्ली में बैठक कर रही है और वो अब ये अगला कदम उठाएगी, वो सोचेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो आप समझे, आप खुद तय करें, देश के आरएसएस चला रही है, प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है, या फिर विपक्ष जो आरोप लगातार लगाते रहा है कि देश को आरएसएस चला रही है, तो उसकी जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई। क्योंकि देश के अगर खिलाफ कोई दूसरा देश कोई कदम उठा रहा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो सरकार है उसकी होती है कि आप कोई कदम उठाएं, आपके साथ जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ आप कदम उठाएं, उनसे राय लें, जैसे आपने पहलगाम आतंकी हमले में किया। तो उसके बजाय खुद आरएसएस अब वो मंथन करेगी, उसमें बीजेपी के लोग शामिल होंगे। तो अब आप समझे कि आरएसएस का क्या अगला कदम होगा, या क्या आरएसएस बैठक करने के बाद वो अपनी आइडिया बीजेपी को शेयर करेगी, उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं वो कदम उठाएंगे। मतलब आपके पास आपकी जो कैबिनेट है या आपके जो लोग हैं उनमें कोई इतना भी समझदार नहीं कि वो इन सब चीज़ों पे बात कर सके। मतलब आरएसएस आपको अपनी मीटिंग में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद वो आपको बताएगी, तो आप उस रणनीति पे काम करेंगे। इससे आपकी जो विदेश नीति है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं पहले से भी, और अब और खड़े हो रहे हैं कि आपने किन किन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है जिनके पास उस तरह की बात करने का कोई क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने ये भी देखा था कि हमारे देश की एक शिक्षा मंत्री बनी थी जिनके बारे में बहुत वो हुआ था, उसके बाद उन्हें कपड़ा मंत्री बना दिया गया था, उनकी एजुकेशन के बारे में बात हुई। तो आप ये देखिए कि एक देश जो है, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, 142 अभी बताए जाते हैं, कहीं कहीं पे 150 भी बताए जाते हैं, 150 करोड़ उसकी जो है जनता जिसने आपको चुना है देश के प्रधानमंत्री के तौर पे। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि इसमें कुछ धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि देश की 140 या 42 करोड़ आवाम ने आपको देश के प्रधानमंत्री के लिए चुना है और उसके लिए आपने सपोर्ट भी लिया है। और आप जो हैं सिर्फ आरएसएस के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और आपकी जो विदेश नीति है वो किस तरह की है ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद नज़र आ गया था। और आपकी विदेश नीति किस तरह की है ये जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आए हैं उसके बाद ये चीज़ें सामने आ गई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से वहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ से यहाँ भेजा गया, वो जो उनके साथ जो बर्बरता जैसा क्या बोलते हैं, बिल्कुल चोरों जैसा व्यवहार किया गया था, वो सारी चीज़ें सामने। तो आपकी विदेश नीति कहाँ गई? आप के ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? और जिस तरह से अभी फिर ये बात सामने आई है कि आरएसएस जो है वो मीटिंग करके आपको ये निष्कर्ष निकाल के देगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको तो या आपको पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। सारे आरएसएस वालों को वहाँ पे बिठा दीजिए, वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे फिर, क्योंकि सरकार तो आरएसएस चला ही रही है, आपको तो मोहरा बनाया हुआ है, आप एक मोहरा हैं और आप उस मोहरे के तहत काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक 2025 चल रहा है, 11 साल हो गए। लेकिन अगर फिर भी नई समझ में चीज़ें आती हैं तो आपको अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उन प्रवक्ताओं को जो टीवी पे जा करके बहस करते हैं उसके बाद वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, जब उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं जहाँ पे जवाब नहीं दिया जाता है। हमने ये भी देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी अगर कोई सवाल ऐसा किया जाता है तो वो जवाब नहीं देते। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में, उस दौरान जब अपोजिशन लीडर जो हैं उनके जब ये कहना था कि ट्रम्प झूठ बोले, ऐसा बोल दीजिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी जगह पे जवाब नहीं देते हैं जहाँ उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं होता है, जहाँ पे वो भाषण दे रहे होते हैं, जहाँ पे वो लाल किले पे संबोधित कर रहे हैं या फिर किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं, जो कि चुनावी रैली हो या जैसी भी रैली हो, तो वहाँ पे वो अपोजिशन पे प्रहार करते हुए कहा जाता है कि एक बयान ये भी सामने आया था बीजेपी एनडीए की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपोजिशन को अब बहुत ही अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा क्यों की। तो जिस तरह की चीज़ें या फिर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जाता है या जिस तरह की
भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री की तरफ से किया जाता है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि हम 142 करोड़ आवाम के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मेंटेलिटी है वो कैसी। आप ये कहते हैं देश के गृह मंत्री की कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं होता, उसके अगले दिन ही हम देखते हैं कि एक जगह पे एक स्कूल में स्कूल की पानी की टंकी में कुछ लोग जो है कुछ पॉइज़न डाल देते हैं, जिससे बच्चे बीमार रहते हैं। पॉइज़न डालने वाले कौन हैं ये सब जानते हैं। वही हम ये भी देखते हैं कि DRDO के उससे जो है जो लोग यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर कर रहे हैं उनका भी नाम पता है, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद, लेकिन देश के गृह मंत्री अगर इस बात को कहते हैं कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं होता, तो पहले अपने गिरबान में झाँक के देखिए कि किस किस तरह के लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, किस किस तरह के लोग किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो बाबा हैं जिनको इतना प्रमोट किया जाता है, वो बाबा भी किस तरह घूमते हैं बाहर, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की भाषाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह की रणनीति जो बनाई जाती हैं, इस तरह की बातें जो की जाती हैं, जिस तरह हमने देखा कल इतने बड़े बड़े बयान दिए गए, 103 मिनट का बयान दिया गया, उसमें प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसमें RSS पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। शायद देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी का डर सता रहा है, जिस वजह से उन्होंने RSS की तारीफ़ की और RSS को एक बहुत ही अच्छा NGO बताया। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा NGO RSS है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं और वो जिस तरह से अब बिहेव करेंगे। अभी शायद ने बताया कि RSS की एक मीटिंग है, उस मीटिंग में ये चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई विदेश नीति है या फिर जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है उस पर हम कौन सी रणनीति इस्तेमाल करें, कौन सी रणनीति इस्तेमाल करें, क्या रणनीति इस्तेमाल करें। तो इससे आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो PMO में काम करते हैं या जो विदेश मंत्रालय में हैं या फिर जो लोग और हैं जो कि विदेश नीतियों पे काम करते हैं, उन सबको इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन सबसे सिर्फ RSS के लोगों को ही वहाँ पे बिठा करके, जो लोग भी उस दिन मीटिंग, किस तारीख को मीटिंग है ये 19 तारीख और 20 तारीख को जो मीटिंग है उसमें जो लोग आएंगे उन्हीं लोगों को आप वहाँ पे बिठाइए और वही लोग फिर हिंदुस्तान की दिशा और दशा तय करेंगे कि अब हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें होनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला कदम कौन सा उठाना है और क्या उठाना है और कब उठाना है, ये सारी चीज़ें वही फिर जो है लोगों को बताएं। या हिंदुस्तान की जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी संस्था हैं, सब में आप उन्हीं लोगों को बिठाइए। क्योंकि आपने तो कल बोल दिया है कि RSS जो है उसने 100 साल पूरे किए हैं और मैं RSS का एक स्वयंसेवक होने के नाते बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस संघ का, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस NGO का एक हिस्सा रहा हूँ। तो आप हर जगह उन्हीं लोगों को बिठाइए। फिर देखिए, अगर हम स्पीच की बात करें तो सिर्फ लाल किले से 103 मिनट का स्पीच दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पे स्पीच वही दिया जाता है जो पहले लिख कर आपने तय कर लिया हो। लेकिन अगर हम RSS की बात करें तो ठीक है, उनकी बैठक है। अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मतलब जो BJP NDA घटक दल के सांसद हैं, नेता हैं, उनकी भी बैठक होने वाली है। उनकी बैठक के बाद से 19 और 20 अगस्त को RSS की बैठक होने वाली है। तो क्या इन बैठकों में भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद सेम होने वाली हो, या फिर देखने वाली बात होगी कि जो 19 और 20 अगस्त को जो बैठक होती है उसके बाद से क्या निर्णय निकलता है और प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल होने के बाद उन पे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या वो पद पे बने रहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2031 तक के जो उनका पद है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सबसे लंबे टर्म तक प्रधानमंत्री खुद को बनाना चाहते हैं। कल जिस तरह से BJP ने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और खड़गे वो नहीं गए, उसके तरफ से उसके बाद कांग्रेस का पलटवार उन्होंने किया है BJP ने, अब BJP पर माफ़ कीजिएगा। और कहा गया है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय उपाध्याय, उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा के नेता विपक्ष का जो पद है वो प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ अगली पंक्ति में बैठा रहता है। क्योंकि पिछले साल देखा गया कि जब राहुल गांधी गए तो उनको पिछले पंक्ति में बैठाया गया, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। आगे उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, यह परंपरा चलती आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस भी दल का नेता विपक्ष रहा हो उसे अगली पंक्ति में बैठाया जाता रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने तो पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनको अंतिम पंक्ति में बैठाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ बात राहुल गांधी या खड़गे की नहीं है, बल्कि एक ये जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा की बात है। तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि पिछले साल जब गए राहुल गांधी तो उनको पिछले वाली रॉ में बैठाया गया। हालांकि नियम ये कहता है कि प्रधानमंत्री के बाद जो कैबिनेट की रैंक के जो अगली पंक्ति होती है उसमें इन नेताओं को बैठाया जाता है। तो इसका इन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये गरिमा का ठेस है
और शायद यही वजह रहा कि राहुल गांधी या खड़गे वहां नहीं पहुंचे। लेकिन उसके उलट दूसरी तस्वीर जो काफ़ी खूबसूरत सामने है कि देखा कैसे भारी बारिश में भीगते हुए वहां पे राहुल गांधी मौजूद थे, खड़गे मौजूद थे और उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो है, और वो भीगते हुए झंडारोहण करते हैं और वहां से अपनी छोटी एक स्पीच देते हैं। तो काफ़ी कल दिल्ली से दो शानदार तस्वीर सामने आए। लेकिन इसी बीच जब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगता ही रहेगा। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, उसी के साथ हम आज का प्रोग्राम ये ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू करा है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।